नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे अगस्त क्रांति दिवस की। अगस्त क्रांति दिवस हम आज उन शहीदों को नमन करते हैं जिनका बड़ा योगदान आज हम जो आजादी की सांस ले रहे हैं उसमें रहा। अगस्त क्रांति 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानी जाती है और उस वक्त करा जो एक क्रांति थी, मुझे लगता है कि उसी दिन आजादी की वो रेखा खींच दी गई थी कि अब हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा गोरी हुकूमत को और अब देश छोड़ना होगा। ये एक बलिदान का एक पूरा हम इतिहास जिसे एक प्रेरणा मिलती है और हम सोच सकते हैं कि किन परिस्थितियों में इस मुल्क को आजाद कराने में किन लोगों का योगदान रहा। 75वीं वर्षगांठ, इसी को लेकर के पार्लियामेंट में भी विशेष सेशन रहा। इसको लेकर के आजादी के उन दीवानों को सबने नमन किया, उनकी शहादत को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन युग पुरुषों को याद करना हमारी नई पीढ़ी के लिए जरूरी है ताकि उनको प्रेरणा मिल सके कि आजादी के दीवानों ने किस तरह से अपनी शहादत दी थी। साथ ही सोनिया गांधी भी लंबे समय बाद हाउस में बोलती दिखी और नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और पंडित नेहरू का जिक्र किए बिना उन्होंने तमाम अपने स्पीच को जारी रखा। इसी दौरान जब उनको मौका मिला सोनिया गांधी ने, तो उन्होंने भी जमकर तंज और कटाक्ष किए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कितना बड़ा योगदान आजादी के इस आंदोलन में रहा। उन्होंने ये भी कहा कि देश एक नए अंधकार की ओर जा रहा है और ऐसे लोग हैं जिसमें आजादी को जमकर बुनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका कोई योगदान नहीं रहा। उनका सीधा सीधा तंज या कहें कि जो निशाना था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे भी रहा। और चले हम आपको दिखाते हैं कि क्या किसने कुछ कहा पार्लियामेंट में, वो जरा सुनिए और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट के साथ हम लौटेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हैं, भाजपा के नेता पंकज जोशी साहब हैं, कांग्रेस नेता सुरेंद्र लांबा जी हैं, डीके छंगानी साहब कनिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बार जरा देखिए कि पार्लियामेंट में सबकी निगाहें टिकी थी और कौन नेता क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत अगस्त क्रांति को याद करते हुए की। उन्होंने कहा कि अगस्त क्रांति आजादी से पहले एक बड़ा जनसंघर्ष था और हमें इसे याद रखना होगा। मोदी ने कहा कि 2022 में आजादी को 75 साल हो जाएंगे और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम 2022 तक देश से गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी हटाने का संकल्प लेकर चलें। अगस्त क्रांति का पुण्य स्मरण करने का इस सदन के पवित्र स्थान पर हम लोगों को सौभाग्य मिला है। हम में से बहुत लोग हैं जिन्हें शायद अगस्त क्रांति 9 अगस्त उन घटनाओं का स्मरण होगा, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों के लिए भी पुनः स्मरण प्रेरणा का कारण बनता है और समाज जीवन में ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं का बार बार स्मरण, जीवन की भी अच्छी घटनाओं का बार बार स्मरण जीवन को एक नई ताकत देता है, राष्ट्र जीवन को भी नई ताकत देता है। पीएम मोदी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबोधन हुआ। सोनिया गांधी ने कहा कि आज देश में अंधकार की शक्तियां तेजी से उभर रही हैं, गैरकानूनी शक्तियां पनप रही हैं। उन्होंने अपने भाषण में बिना नाम लिए संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन हमारी आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी परिवर्तन की मिसाल बन गया, लेकिन इसके लिए हमें अनगिनत कुर्बानियां देनी पड़ी। सोनिया गांधी ने सेक्युलर और उदारवादी मूल्यों पर खतरा बताया। हम यहाँ 75 साल पहले आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की यादों को ताजा करने के लिए एकत्रित हुए। मुझे गर्व है कि मैं इस महान सदन में खड़ी होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनेक बहादुर महिला पुरुष कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दे रही हूं। लोकसभा के इस विशेष सत्र का मकसद था कि अगस्त क्रांति के गौरवपूर्ण इतिहास और आजादी की लड़ाई के परवानों को याद किया जाए, लेकिन वर्तमान समय में राजनीति में कटुता का स्तर इतना बढ़ गया है कि सत्ता और विपक्ष एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और ऐसा ही कुछ लोकसभा के इस विशेष सत्र के दौरान देखा गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो चलिए, आपने देखा कि किसने क्या कहा, और रोचक बात यह है कि ये जो तस्वीर है, शायद इस मुल्क को लग रहा होगा कि अगस्त क्रांति के इस मौके पर जब हम उन रणबांकुरों को और उन शहीदों को याद कर रहे हैं, उनकी क्रांति को याद कर रहे हैं, तो लगता है कि ये मुद्दा वहीं तक रहना चाहिए और इसमें बड़प्पन हर राजनीतिक दल को दिखाया जाना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में हमारी एक नई दिशा तय हो रही है और नई एक बयार चल रही है, जिसको एक मौका चाहिए, और मौका जब मिलता है तो मुझे लगता है कि वो खिड़कियां खनखनाने लगती हैं, यानी कि अंदर का जो गुब्बार है उस प्लेटफॉर्म पे आता है, और वो राजनीतिक गुब्बार है। इसमें चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे दल हों जो इस मुल्क में है, सभी का एक ही रास्ता होता है कि ये मौका इसे कैसे बुनाया जा सकता है। शुरुआत उस आदत से की जाती है, लेकिन एजेंडा अपना थोपा जाता है, या फिर कहें कि बात अपनी कहने में वो कामयाबी हासिल करने की कोशिश की जाती है, जो मुझे लगता है कि हो सकता है कि देश के लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में बैठ करके ये बात कही जाती हो कि शह और मात का खेल। लेकिन हमें लगता है कि जिन्हें प्रेरणा के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं कि इन लोगों को प्रेरणा स्रोत बनाना चाहिए, बिल्कुल वो लोग तो प्रेरणा इतिहास के उन पन्नों से ही बन जाते हैं, चाहे किसी के स्पीच की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हमें लगता है कि इतिहास में वो पन्ने भी दर्ज होंगे कि जब तय होगा कि 9/8/17 को पार्लियामेंट में किसने क्या कहा, कहां से अपने स्पीच की शुरुआत और कहां जाके खत्म होती है। मुझे लगता है कि राजनीति की व्यवस्था शायद दूर हो, ये बहुत मुश्किल दिखता है कि ऐसे मौकों पे भी अगर हम वो कड़वापन शोध करते चले जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। और इतिहास के पन्ने हैं, वो इतिहास रहेगा, किसने क्या शहादत दी, किसने नहीं दी, किसके नाम कुर्बानी रही, किसके नाम बलिदान की गाथाएं रही। मुझे लगता है कि वो इतिहास को इतिहास पे ही रहने देना चाहिए। हमें हमारी जुबान को कहकर के उसे और छोटा करने की कोशिश की, मुझे लगता है किसी को आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। खैर, चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, और ओम सैनी साहब हमारे साथ हैं। ओम जी, जो दृश्य देखा गया, सभी को लग रहा था कि वास्तव में आजादी के उस आंदोलन की चर्चा होना बहुत जरूरी है, जो 75 साल पूरी कर रहा है। और आज जो हम सांस ले रहे हैं खुली हवा में, वो उन्हीं लोगों की बदौलत है कि जो आज हम शान और शौकत के साथ हम कर्तव्यों को भूल करके अधिकारों की बात करते हैं। देखिए योगेंद्र जी, आज ये जो भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ थी, ये सिर्फ पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा था वो तो कमाल था ही, लेकिन आज 3 ओकेजन बड़े जोरदार रहे इस पूरे मुल्क में। एक तो 15-20 लाख लोगों का महाराष्ट्र में बिल्कुल शांति मार्च कमाल का था। ऐसा इतना अनुशासित फिगर किसी उसके वो देखने को मिला। उसके बाद में लौट आते हैं बिहार, जाके देखते हैं तो बिहार में जो कुछ था वो भी अपने आप में अलग ही था। लेकिन पार्लियामेंट में तो सचमुच में आज राजनीति का वो स्वरूप देखने को मिला जो शायद अपेक्षित था और जो होना चाहिए था, जिसपे लेफ्ट की और राइट की और सेंटर की तीनों की जो धारणाएं हैं उनका खुलासा हुआ। मोदी जी ने जो अपनी उपलब्धियां हैं और उनके शासन का जो स्वरूप है उसके मुताबिक सारी बातें कही, अपने अंदाज में कही, और बड़ा उस सदन में उनको खूब ठीक से सुना गया और उसका दिखाया भी खूब गया। लेकिन जवाब जब उसी बात को कहने के लिए सोनिया गांधी खड़ी हुई, जो अपने भाषण में बड़े नपे तुले अंदाज में ये कहने में सफल रही कि आज जिन बातों की आप बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि भय का माहौल है, हमें लगता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो डैमेज हो रहे हैं, हमें लगता है, इस तरह की बातें उन्होंने कही। मुझे नहीं लगता कि कोई अब ये कोई 75वीं वर्षगांठ पर कोई अपमानजनक बात थी, या क्योंकि हमें अपनी विश्लेषण तो करना ही पड़ेगा ना। जो इतिहास हमने रचा है, जिस इतिहास की वजह से आज आजादी का वो हासिल हुआ है, और भारत छोड़ो आंदोलन एक बुनियाद थी जहां से ये तय हुआ कि अब अंग्रेजों को यहां से लौटना है। उस वक्त मुकाबला इस बात का था कि द्वितीय विश्व युद्ध ऐसी स्थिति में था जहां पर हिंदुस्तान के साम्यवादियों की धारणा ये थी कि मित्र राष्ट्रों की मदद के बगैर फासिस्टों से, यानी कि हिटलर की सेनाओं से मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में उन साम्राज्यवादियों को जो हमें रूल कर रहे थे, उनके खिलाफ हथियार उठाने की बात यहाँ के साम्यवादियों ने नहीं की, जिसको कि कुछ लोग जो अति राष्ट्रवादी मनस्थिति के और समझते हैं कि ये उस आंदोलन के साथ में गद्दारी थी। लेकिन हकीकत बहुत अलग किस्म से, जिसको कि अपनी अपनी निगाह से लोग बयान करते हैं।
ठीक उसी तरीके से जैसे आज मोदी जी सिर्फ यही बता रहे थे कि कैसे उन्होंने जीएसटी के माध्यम से, कैसे उन्होंने सर्जिकल उसके माध्यम से कैसे एक हैसियत इस मुल्क की हासिल की है। ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन इतिहास को अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नया नहीं है। बहुत अच्छा लगता है कि हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है, हमारी ग्रोथ आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ में ये भी तय है कि जिस तरह का दृश्य रात को 1:30 बजे तक देखने को मिला तो लगा कि नहीं, ये कुछ अति भी हो रहा है, जिसकी चर्चा शायद अगर आज 9 अगस्त नहीं होती तो लोकसभा और राज्यसभा में यही सब चर्चा हुआ होता। लेकिन अच्छी बात है कि वैचारिक रूप से जो चीजें सामने आई, सोनिया गांधी ने स्थापित किया कि उनकी पार्टी अभी जीवित है, समूल नष्ट होने की अवस्था में नहीं है, जिसकी चर्चा करते हैं। साथ साथ में ये भी लगा कि जब गंभीरतापूर्वक बात की जाती है तो उसमें कहीं पर भी एग्रेसिव होकर के या कुछ उस तरीके से बात कहने का सिलसिला बनता नहीं है। और खासतौर से सत्ताधारी दल के लिए ये अपने आप में एक उदाहरण था कि बात कैसे कही जा सकती है। जब आप प्रतिपक्ष में बैठते हैं या सत्ता में बैठते हैं तो विनम्रता पूर्वक भी आप अपनी नाइत्तेफाकियां बयान कर सकते हैं और उसमें उद्वेलित होने की जरूरत नहीं होती। डी राजा ने इसी बात को, मैंने राज्यसभा में सुना कि डी राजा उस वक्त की उस बात को बता रहे हैं कि कम्युनिस्टों ने इसका समर्थन क्यों नहीं किया था। देखिए, जो निष्पक्ष होकर के जब चर्चा करते हैं तो वामपंथियों का स्वरूप क्या था, मध्यम मार्गियों का क्या था, अति राष्ट्रवादियों का क्या था, कौन भाग ले रहा था, कौन नहीं ले रहा था, वो सारा दृश्य आज दोनों लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिला। तो निश्चित रूप से हमें तारीफ करनी चाहिए और हमें सभी को बधाई देनी चाहिए कि आजादी साफ दिखाई दे रही थी वहां पे। ये आज लगा कि आजादी का ये दिवस तो हमने बड़ा मिलजुल करके मनाया। जी छंगानी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो कुछ वहां सभी लोगों ने अपने विचार रखे, लेकिन सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों केंद्र बिंदु रहे, सबकी निगाहें भी टिकी हुई थी कि क्या कह रहे हैं। सोनिया गांधी ने अपनी बात कहने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी, ना नरेंद्र मोदी ने छोड़ी। देखिए, मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं कि ये एक टर्निंग पॉइंट था भारत के इतिहास के अंदर में, जब सविनय भारत छोड़ो की जो अब तक की पृष्ठभूमि थी, उसकी बजाय एक मजबूती के साथ में ये कहना कि दुनिया तुम भारत छोड़ के चले जाओ, ये स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के अंदर में एक टर्निंग पॉइंट था। और उसके पीछे हमको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से भावना थी, जिस भावना के साथ में अब तक के आंदोलन को लड़ा गया और किस तरीके सारे लोगों ने मिलजुल करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की वजह से लोगों के दृष्टिकोण भले ही अलग रहे हों, पर मूल रूप से भावना जो थी आजादी की, उसके अंदर में किसी का मतभेद नहीं था। हमने उसको उस वक्त कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, पर अब जो हम देख रहे हैं, मोदी जी अगर ये नारा लगाए कि कांग्रेसियों तुम भारत छोड़ो, कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात, या अभी नया नारा उन्होंने केरल में दिया कि हम इंटक मुक्त भारत करेंगे, यानी एक इस प्रकार का वातावरण बनाना कि जिसके अंदर में असहायता साफ और स्पष्ट रूप से नजर आती है। इसको तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसको जिस किसी ने भी लोकसभा के अंदर व्यक्त करने की बात की है, हम जो कि ट्रेडिंग क्षेत्र के अंदर में रोज काम करते हैं या कि किसान सभाओं के अंदर में रोज काम करते हैं, उनके सामने जिन नीतियों का अनुसरण ये सरकार कर रही है, उनको फिर से सोचने के लिए बाध्य हो रहा है। क्या ये क्विट इंडिया का मूवमेंट था, क्या इसलिए था क्या कि इन्हीं नीतियों को वापस लागू किया जाए, अंग्रेजों के टाइम में था। ये जो एक बहुत बड़ा ये प्रश्न हमारे सामने है, उसको सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और इसलिए जो कुछ भी कांग्रेस अध्यक्ष ने वहां पर कहा वो कोई गलत नहीं था। आज देश के अंदर में जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, चाहे वो साहित्यकारों के सामने हो, चाहे वैज्ञानिकों के सामने हो, चाहे किसानों के सामने हो, चाहे मजदूरों के सामने हो और लेखकों के सामने हो, तो वो उन तमाम लोगों को जो घुटन का एहसास हो रहा है, उस घुटन के एहसास को अभिव्यक्त करने के लिए लोग अगर एकजुट भी हो रहे हैं, और अगर मोदी जी का जो लंबा चौड़ा क्लेम है कि हम सब कुछ अंधकार को मिटा करके और प्रकाश लेके आ गए हैं, तो मुझे तो अभी तक ऐसा लगता नहीं कि कोई भी नई नीति का अनुसरण उन्होंने किया हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे और कोई बातें हो। कांग्रेस की सारी नीतियों को उन्होंने अमल लाने की कोशिश की है, उनसे कोई डिफरेंट बात अपने इस कार्यकाल के अंदर उन्होंने की हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। चलिए लांबा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये मौका था, लेकिन जो विषय लेकर के चले थे
पार्लियामेंट में वो थोड़ा सा डाइवर्ट होता चला गया। शुक्रिया योगेंद्र जी। आज से 75 साल पूर्व जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में की गई थी और आज उसकी जो 75 साल पूरे हुए थे, देश की संसद में चर्चा थी और चर्चा होना, और मैं इस बात में भी सहमत हूं कि आज जो हमारे देश जो शहीद हुए आजादी के को लेकर जो रणबांकुरे रहे, उनके नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक देश के जिम्मेदार आदमी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां स्पीच दे रहे हैं और वो नेहरू जी और गांधी जी के नाम से भी अगर उन परहेज करते हैं तो उनकी मानसिकता जग जाहिर होती है। गांधी जी का तो नाम लिया, हर सेंटेंस में उनका नाम गांधी जी का सेंटेंस, कांग्रेस का ऑब्जेक्शन हो सकता है कि नेहरू जी का जिक्र नहीं किया। नेहरू जी का नाम ले, नेहरू जी का भी देश की आजादी, गांधी जी को तो केंद्र बिंदु सभी ने बनाया। बिल्कुल, गांधी जो नेहरू जी का देश की आजादी में जो योगदान है वो नरेंद्र मोदी जी उसको मिटा नहीं सकते। इस देश की और पूरे वर्ल्ड की, विश्व की जनता जानती है, नेहरू के बिना कुछ भी नहीं था। और जो जिस प्रकार की उन्होंने लक्ष्यदार बातें की कि वो एक तरफ जो आज बात बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उस टाइम में इनके जो जनसंघ के जो नेता थे उनका क्या योगदान था, उनका टोटली देश विरोधी वो लोग थे और उस टाइम में इन लोगों ने जनसंघ बनी नहीं थी उस वक्त तक। जनसंघ, जिन लोगों ने जनसंघ बनाई चाहे विचारधारा थी, मुखर्जी थे, सावरकर जी थे, वो उन लोगों का जो क्या रवैया था उस टाइम। एक बार ठीक कर लें, जो मुखर्जी थे वो जो है उस टाइम जनसंघ में नहीं थे, उस टाइम कांग्रेस में थे और कांग्रेस का जो है उसमें जो है मंत्री थे। ठीक कर लें, कांग्रेस ठीक कर लें। गुरु गोवलकर कहाँ थे? अरे गुरु की बात करते हैं आप तो जो जनसंघ की स्थापना की बात कर रहे हैं, आप तो वहां बात कर रहे हैं। आपके आप जो आरोप लगा रहे हैं तमाम, और पहले उसका इतिहास पढ़ लें। बात कर रहे हैं आप, ये आज ये जो बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी संसद में बात करते हैं कि भ्रष्टाचार छोड़ो। बात किया था अमेरिकन कांग्रेस को भी कांग्रेस में गुजरात का जो एग्जाम्पल है, आप कह रहे हैं सांप्रदायिकता छोड़ो, जिस प्रकार के लिंचिंग के केस हो रहे हैं, और आप एक पर्टिकुलर जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देश में जो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देने वाले भी डॉक्टर यूसुफ मेहर थे। आप कह रहे हैं गरीबी हटाओ, आपने गरीबी जो अभी आपने नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष बनाए हैं राजीव कुमार, उनके किस प्रकार के स्टेटमेंट गरीबों के खिलाफ, उन्होंने मनरेगा बंद करने की बात कही थी, खाद्य सुरक्षा जो मिल रही है उसको बंद, हाँ उसी से कह रहा हूँ जो वहां बात कर रहे हैं। वो सोनिया जी ने नहीं कही, वो संसद में नरेंद्र मोदी जी की नरेंद्र मोदी जी वहां बैठ के बात करते हैं संसद में, लक्ष्यदार उनकी बात करते हैं, वो आप कह रहे हैं और आप गरीबों के बात करती ना, गरीबों के विरोधी राजीव कुमार को आपने वो जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया, इसलिए ये बातें नरेंद्र मोदी जी के मुंह से, बीजेपी के नेताओं के मुंह से अच्छी नहीं लगती। और आप देश की आजादी में जो योगदान रहा अच्छी लग रही थी आपको, पाठ्यक्रमों से नाम हटाते, जैसे आपकी सरकारें आती जाती रह रही है, लेकिन उनका जो योगदान रहा, कांग्रेस के नेताओं का जो योगदान रहा देश की आजादी में, उसको आप नहीं भुला सकते। चलिए पंकज जी, बस बात यह थी कि क्रेडिट किसको जाना चाहिए। जो मेन केंद्रीय बिंदु था उलझने का, ये कहें तंज कसने का, वो यही था कि नरेंद्र मोदी नेहरू और कांग्रेस के अलावा सबका उन्होंने जिक्र किया, क्रांतिकारी नेताओं का भी किया, उन्होंने गांधी जी का भी जिक्र किया, लेकिन बस जिक्र में जो बाहर थे, उनके सिलेबस से जो बाहर चले गए थे, वो कांग्रेस और नेहरू जी चले गए थे। यही कांग्रेस का विरोध रहा और जब सोनिया गांधी जी का वक्त आया तो उन्होंने नेहरू जी और कांग्रेस को जमकर बुनाया। तो बिंदु सिर्फ इतना सा है कि क्रेडिट किसको जाना चाहिए उसका, और मुझे लगता है कि ये इतिहास के पन्नों पे छोड़ देना चाहिए कि क्रेडिट किसके है। नहीं, इसमें विवाद नहीं हो सकता योगेंद्र जी, ये तो फैक्ट है कि मैंने वही कहा कि इतिहास जो है, भारत छोड़ो आंदोलन जो था कांग्रेस का ही आंदोलन था, कोई परिवर्तन नहीं। ये तो देखिए, जो सबसे ज्यादा आलोचना मोदी जी की होने की संभावना है वो इसी पर है कि मोदी जी ने इसको छोटा बनाने की चेष्टा की। ये हो नहीं सकता, पंडित नेहरू के बगैर आजादी का चैप्टर प्रारंभ नहीं होता। ये संरचना जो इस मुल्क में देख रहे हैं, ये सारा क्रिएशन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ये लोग ये कहना चाहते हैं, वर्तमान शासन ये स्थापित करना चाहता है कि पंडित नेहरू का कोई योगदान ही नहीं है, तो इससे बड़ी झूठ कुछ हो नहीं सकती। एक कदम आगे बढ़ के मैं कहना चाहता हूं, एक कदम आगे बढ़ना चाहता हूं
कि देश के अंदर में पहली बार संपूर्ण स्वतंत्रता का नारा अगर कहीं दिया तो वो कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर में साम्यवादियों जो उनके साथ काम कर रहे थे उनके दबाव में आकर के दिया गया। नहीं तो उसके पहले तो होम रूल की बात कर रहे थे वो सब लोग कि हमको तो होम रूल दे दो, हम उससे संतुष्ट हैं। पर उसके अंदर में मौलाना जो थे उन्होंने और तमाम लोगों ने, स्वामी कुमारानंद जी ने दबाव डाला वहां पे और कहा कि हमको तो संपूर्ण आजादी चाहिए। उसके लिए तिलक साहब का बड़ा मशहूर वो है, पंकज जी जो आरोप लगा और ये कहना है कांग्रेस का कि जिक्र नहीं किया गया पंडित नेहरू का और कांग्रेस का, जबकि कांग्रेस के अधिवेशन में मुंबई में तय किया गया था कि 9 अगस्त से अगस्त क्रांति जिसको नाम दिया गया था वो वहीं से शुरू हुई थी और उस वक्त जो कांग्रेस था वही एक आजादी के नेतृत्व करने के लिए, लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए एक संगठन के रूप में उस वक्त खड़ा किया गया था। एक मूवमेंट का नाम भी कांग्रेस था उस वक्त। देखिए उस टाइम सामूहिक संगठन था और सामूहिक संगठन का एक काम था बेसिकली कि किसी भी तरीके से आजादी जो है प्राप्त। हाँ। और आप खुद देखें तो ये बेसिकली 9 अगस्त को तो जो है बेसिकली ये जो है आंदोलन का नाम तो ले रहे थे। आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। अगस्त क्रांति जो है भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो 4 जुलाई को जो है इस पर प्रस्ताव पास करने के लिए कांग्रेस महासमिति की बैठक बुलाई गई। 4 जुलाई को बुलाई गई और 4 जुलाई के बाद में 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ। ये 4 अगस्त के बाद इमीडिएटली नहीं हुआ। जो अभी बात कर रहे हैं कि नेहरू जी ने कहा, मौलाना आजाद साहब ने कहा, मौलाना आजाद साहब ने 4 जुलाई को जो है बैठक बुलाई गई थी, जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है कि 4 जुलाई को जब बुलाई गई थी तो उसमें कहा गया था, उसमें लगातार बीच में भी हाँ उसके बाद लगी 4 जुलाई को जैसे प्रस्ताव पास किया गया कि इस तरीके का एक आंदोलन जो है उसमें जो है गांधी जी ने कहा कि इस तरीके का एक आंदोलन जो है शुरू किया जाना चाहिए और क्योंकि ये एक उचित टाइम है, क्योंकि उसके द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो हमने उनका समर्थन किया था, जिस तरीके से किया था, आज ये एक प्रॉपर टाइम है कि मुझे पूर्ण स्वतंत्रता से जो है कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इस तरीके का एक आंदोलन जो है जन समूह जो है इकट्ठा करने की बात की गई थी और उसके अंदर लगातार जब बात की गई, उसके बाद जब चीजें आई तो उसके अंदर बहुत सारे लोग थे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि उसमें खाली जब उस टाइम के जो कांग्रेस महासमिति के जो अध्यक्ष थे मौलाना आजाद और नेहरू, खाली जो है उसके जो इतिहास में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि खाली जो है गांधी जी ने कहा था इसलिए राजी थे। बाकी इसका खुलकर समर्थन यदि किया तो अभी ओम जी ने भी नहीं किया। खुलकर समर्थन करने वालों में जो सबसे बड़े थे वो थे पटेल थे, उसके अंदर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके अंदर जो है जेपी खुद थे, जयप्रकाश नारायण थे और अशोक मेहता थे। ये 4 जने थे जिन्होंने कहा कि खुल के समर्थन किया, उस मंच में कहा कि हाँ इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है और आज उनके नाम भी क्या उन्होंने लिए गए। लेकिन आज लोगों को डर यदि था तो आज कांग्रेस ने उनके नाम लेने की बात नहीं कही। डर था तो खाली यह था कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि नेहरू जी की इस स्वतंत्रता आंदोलन का यदि पूरा स्वाद चखा गया तो मैं कह रहा हूं उस आंदोलन का स्वाद चखा क्या बेसिकली क्या सरदार पटेल साहब के परिवार को कुछ मिला तो खुद मिल गया। तो बहुत सारे लोग इस आंदोलन के अंदर जो है करीबन 1 लाख लोग जो है जेल के अंदर रहे, लगभग जो है क्या तो अरे आप तो हमारे कौन से रहे, नहीं कौन से थे आपके लोग, ये कैसी बातें करते हैं, नहीं ये कौन आप और हमारी बात करते हैं। मतलब आप जो है बताइए आपके घर से कौन था, मेरे घर से कौन था। मैं कह रहा हूं इस देश का प्रत्येक नागरिक का उसमें योगदान था, किसी पार्टी और किसी विशेष का नहीं था, किसी पार्टी और किसी विशेष का नहीं था, इसमें योगदान था तो पूरे भारत के जो है उन लोगों का था जिनके आज नाम भी जो है पता नहीं है, जिनके नाम भी अज्ञात हैं। आज उन सबको नमन था। आज उसी के कारण जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है एक विशेष अधिवेशन बुलाया था कि आज हम उस आंदोलन की जो है याद करें। आज आने वाली जो जनरेशन है, आज आने वाली पीढ़ी है, उनको याद रहे कि इस आंदोलन की जो कीमत है, जिस चीज को आज हम लोग अपना रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़े बलिदान जो है दिए गए हैं। आज बात इस चीज की नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की बात होने वाली थी। आज ये बात होनी नहीं थी कि कोई वोटिंग होने वाली है, कल इसकी बात होने वाली थी। आज बात उन चीजों की थी। आज यदि बात थी तो एक खाली जो है मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज बात थी तो ये बात रही कि नेहरू जी का नाम नहीं आया। आज नेहरू जी का नाम आ जाता तो कांग्रेस का पूरा नाम आ जाता, नेहरू जी का नाम आ जाता पूरा नाम से। लेकिन आज आपने विवाद जो है जेपी का नाम निकले नहीं का, जिन लोगों ने लगातार लड़ते रहे, स्वतंत्रता के अंदर लड़े, स्वतंत्रता के बाद लड़े। मैं कह रहा हूं जो आदमी स्वतंत्रता के साथ लड़ा और स्वतंत्रता के बाद लड़ा उस आदमी का नाम नहीं लिया, उस पर आज कोई नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उस पर कोई दिक्कत नहीं थी, उस पर कोई परेशानी नहीं थी। बात परेशानी थी तो मेरे परिवार की बात थी। आज भी परिवारवाद की बात लोगों को था कि इस परिवारवाद की बात नहीं आ पाई। मैं कह रहा हूं एक मेरा छोटा सा सवाल है। मैं एक पढ़ रहा था जब आजादी के 25 साल माफ करिएगा, जब भारत छोड़ो आंदोलन के 25 साल पूरे हुए थे तब जेपी ने एक जिक्र किया था, शायद आप लोग तो काफी वरिष्ठ हैं, सबको मालूम भी होगा। उन्होंने कहा था कि आजादी के मायने जो हैं, हमारे सामने चुनौती ये भी होगी कि उनको सबको बचाए, उन मूल्यों का भी बचाना होगा और प्रेरणा उस दिवस से हम लेते हैं लेकिन उसे बनाए भी रखना होगा। यानी कि वो जो जोश और जुनून है आजादी के बाद भी उतना ही होना चाहिए जो आजादी के पहले था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं अगस्त क्रांति दिवस पर। अंग्रेजों भारत छोड़ो उस दिवस को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे और चर्चा का मुख्य बिंदु अगस्त क्रांति दिवस तो इस मायने में है कि आज भी दिलों में जगह है। हम चाहे हमारे अल्फाज कहें नहीं कहें, लेकिन हमारा दिल जरूर कहता है कि उन शहीदों को नमन करना हमारी प्राथमिकता में है। और बात 9 अगस्त की नहीं है। जिस दिन भी जो आजादी की सांसें लेता है और जब स्कूल में जाकर के कोई बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो उसे आजादी का इतिहास बताया जाता है और इतिहास के उन पन्नों में अगस्त क्रांति का जिक्र नहीं हो, यह बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि हमारे संस्कारों की कथा तो वहीं से शुरू हो जाती है, लेकिन जिस तरह के संस्कार और प्रेरणा की बात लेकर के पार्लियामेंट का विशेष सेशन रखा गया था, मुझे लगता है कि वो प्रेरणा कुछ अपने अपने अंदाज से लोग जरूर लेंगे कि किसको किस तरह से लेना है, किसको किस तरह से लेना है। लेकिन इतिहास है, इतिहास को कोई बदल नहीं सकता, ना तोड़ सकता है। इतिहास डिलीट होना बहुत मुश्किल है। इतिहास उस जहन में बैठ चुका है जो निकाला जाना बहुत मुश्किल है। और यही शायद इस मुल्क के उन शहीदों की दी हुई प्रेरणा है जिन्हें याद करके आज भी लोग गौरवान्वित महसूस होते हैं कि कई मुल्कों ने आजादी के बाद, आजादी से पहले जो अंग्रेजों की गुलामी की दास्तां झेल रहे थे, उन्होंने भारत की उस अगस्त क्रांति से प्रेरणा ली कि हिंदुस्तान किस तरह से खड़ा हुआ। ये बात सही है, जिसको लेकर के क्रेडिट को लेकर के पार्लियामेंट में काफी तर्क वितर्क है, लेकिन एक बैनर से नहीं। और अगस्त क्रांति का जो नाम जब दिया गया, पूरे मुल्क में लोग खड़े हो गए थे। यही वजह रही कि अंग्रेजों की गोलियां, अंग्रेजों के घोड़े, अंग्रेजों के डंडे, अंग्रेजों के मुखबिर, इस पूरी ताकत को झेलना बहुत मुश्किल था। और यही वजह रही कि हमारी आजादी के लिए जो दास्तां की दीवारें थी, उसी बुलंद आवाज की वजह से धराशायी हुई और हमें आजादी मिली। चलिए, हम इसी को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि इतिहास को कोई नहीं बदल सकता, इतिहास के पन्नों को धूमिल नहीं किया जा सकता, चाहे किसी भी शाही से लिखे हुए हों, लेकिन वो हमेशा जिंदा रहते हैं और हमेशा छाए भी रहेंगे। वो किसी बच्चे से बात कर सकते हैं। मुझे लगता है वही इतिहास के जो पन्ने तीसरी क्लास या पहली क्लास से जो पढ़े जाते हैं, वहीं से शुरू हो जाते हैं कि हमें किस तरह के संस्कार दिए हैं और किन लोगों की बदौलत हम आजादी की सांस ले रहे हैं। ये बात अलग है कि अब लड़ाई हमारे मुल्क में 75 साल बाद भी अगर क्रेडिट किया है कि किसकी वजह से मुल्क आजाद हुआ, किसके कहने से हुआ, तो मुझे लगता है कि ये आप चाहे 75वीं सालगिरह पे याद करें, चाहे उसकी गोल्डन जुबली पे याद करें, लेकिन अगर इस तरह से चर्चाओं को अगर हम, ये बात अलग है कि आजादी वहां भी नजर आई कि लोगों को कहने का पूरा मौका मिला और अपनी अपनी बात सब कहते भी गए और एक आम भाषा में कहें तो किसकाते भी रहे। चले पंकज जी, मैं आपके पास में था और पूरी जो चर्चा थी उसका लबोलुआब ये है कि चर्चा के अंदर ना मोदी साहब माफ करिएगा, उन्होंने जिक्र किया कि नेहरू जी और कांग्रेस का जिक्र किया उन्होंने कि नहीं किया उन्होंने जिक्र, और सोनिया गांधी जी ने कहा कि जो लोग क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों का आजादी के बलिदान में, आजादी के अंदर कोई योगदान नहीं रहा। बस लड़ाई यही है। नहीं, देखिए, क्रेडिट के लिए उन्होंने कहा कि बेसिकली आज आप खुद देखें, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आज हम गांधी जी जैसा नेतृत्व नहीं दे सकते, क्योंकि आज जो नेतृत्व था जिसके कारण पूरा देश जो है एक जगह इकट्ठा हो गया, वो जिस तरीके से हमने आजादी प्राप्त की, उन्होंने उस नेतृत्व की बात की। मैं कह रहा हूं इसमें क्या गलत था, क्योंकि वो आंदोलन उनका था, आंदोलन उनके द्वारा दिया गया था। कहां चीज की, कहां क्रेडिट की बात थी, किसको क्रेडिट की बात थी, कौन से बेसिकली आज वोटिंग की बात थी गांधी जी पर। मैं कह रहा हूं दूसरी चीज, आज जो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने नारा दिया कि उस टाइम पे नारा था करो और मरो, है ना, और बेसिकली उसको आप खुद देखें, आपकी पट्टी पे चला हुआ है कि गांधी जी ने पूरे देश को कहा था, जबकि पट्टी पे जो है और सोनिया गांधी जी ने कहा कि ये जो उन्होंने कहा करो और मरो, कांग्रेसियों को कहा था। मेरे ख्याल में ये जो चीजें हैं, देखिए, इससे बेसिकली एक मानसिकता जो है ये चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज, उन्होंने कहा भाई करो मरो, जो चीजें हमें दी गई, जो चीजें हमारे पास थी, जिन चीजों के लिए था, उन्होंने कहा कि आज हमारे पास में जो चीजें अच्छी हो सकती हैं, आज भ्रष्टाचार मुक्त के लिए बात की तो क्या गलत किया, आज उन्होंने कहा कि गरीबी हटनी चाहिए तो क्या गलत किया, उन्होंने कहा कि आज देश को जो है ये जो कुपोषण है इससे मुक्ति मिलनी चाहिए तो क्या गलत कहा, आज शिक्षा के बारे में बात की तो क्या गलत कहा। मैं कह रहा हूं कहां थी आज इस चीज की बात। आज तो बिल्कुल साफ था कि आज तो जो सेशन था वो बिल्कुल हट करके था कि आज हम खाली उन लोगों को याद करें
जिसमें लाखों लोग जिनके कि नाम और पता तक नहीं है, लाखों लोग कैदों में रहे, लाखों लोग जो है मृत्यु में हुई। आज यदि बात करें कि उन लोगों का योगदान, मैं कह रहा हूं कि आज योगदानों के लिए आप नाम करेंगे तो जिनके नाम ज्ञात हैं उन्हीं के नाम के लिए आप लिस्ट करेंगे तो रजिस्टरों के रजिस्टर भर जाएंगे। आज जो है बेसिकली रामप्रसाद बिस्मिल हैं, आज भगत सिंह हैं, आज जो है राजगुरु हैं, अशफाकुल्लाह खां हैं, आज जितने लोग थे, आज यहां तक कि बेसिकली कांग्रेस के पूरे लोग अरेस्ट होने के बाद में अरुणा आशफ अली जो बेसिकली एकमात्र वो बची थी, आज बेसिकली उसने जो है वहां जाकर के 9 अगस्त को जाकर के तिरंगा झंडा जो वहां पर फहराया और वहां उसका आगाज किया। तो मैं कह रहा हूं उसका भी हुआ क्या? लेकिन इस सब लोगों में ही था तो पूरे एक उसी चीज की बात थी। लेकिन आज खाली आप जो है वहां आकर के जाते हैं तो एक मानसिकता को कहीं ना कहीं जो है दर्शाता है, कहीं चोट लगती है। जी ओम जी, केंद्र बिंदु जो रहा ये अगस्त क्रांति दिवस से ज्यादा, जैसे मैंने पंकज जी से भी कहा, क्रेडिट को लेकर के रहा कि क्रेडिट और क्रेडिट पर वर्चस्व किसका, इसी को लेकर के सारा फोकस किया गया कि नहीं आपके लोगों ने कम, हमारा ज्यादा, हमारा कम, आपका ज्यादा। और अभी जैसे पंकज जी ने कहा कि मूल जो कर्णधार थे गांधी थे, गांधी का जिक्र किया उन्होंने। और बस ये रहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहीं पे भी नेहरू जी का जिक्र नहीं किया। गांधी जी का जिक्र करना या फिर कहें अगस्त क्रांति का जिक्र करना, मुझे लगता है कि कांग्रेस के उस बैनर से सभी लोग खड़े हुए थे तो वो तो सहयोग का एक कॉम्बिनेशन जो था, एक समन्वय का एक जो बैनर था कि हमें देश की आजादी के लिए किस तरह से लड़ना है, एक प्लेटफॉर्म जो तैयार किया था वो कांग्रेस थी उस वक्त की। कांग्रेस का भी अपने अपने अंदाज से अभी वर्तमान में जो कांग्रेस है उस कांग्रेस को बनाने की कोशिश कर रही है। जो वर्तमान की प्रतिपक्ष की जो पार्टियां हैं, उनके विरोधी दल हैं, वो पचा नहीं पा रहे हैं। मैं इसमें इतना सा दर्ज करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ ही लोगों ने नहीं समझा जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस का मतलब है कि लोगों की एक गैदरिंग, मूवमेंट था, एक आंदोलन का नाम था। विभिन्न मतांतरों के साथ में लोगों का इकट्ठा होना। और उसके बाद में नैतिफाकियों का कांग्रेस अपने आप बड़ा लंबा इतिहास रखती है। पंडित नेहरू से पहले भी महात्मा गांधी के वक्त में जो नैतिफाकियां महात्मा गांधी से हुई, पटाभी सीतारामैया महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे। सुभाष जी ने कहा कि ना मैं बनूंगा कांग्रेस अध्यक्ष, और उन्होंने परास्त कर दिया पटाभी सीतारामैया को। उसके बाद में गांधी जी के हट पर उनको त्यागपत्र देना पड़ा, ये भी था। और उसके बाद में सम्मान बापू ही कहते थे सारे के लोग। तो उसी तरीके से जब आजादी का सारा सिलसिला चला तो लोगों की अलग अलग धारणाएं थी। साम्यवादी कुछ अलग किस्म से सोच रहे थे, उनके अपने तर्क थे, उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसी तरीके से समाजवादियों के अपने तर्क थे, उनका अपना राष्ट्रवाद अलग किस्म का था। ये हेटर्ड नहीं थी, हेटर्ड वाले सिलसिले नहीं थे। एक ही था कि आजादी मिलनी चाहिए। मैं कहता हूं घृणा के संबंध नहीं थे, नैतिफाकियों के संबंध थे। नैतिफाकियों में घृणा नहीं होती, समूल नष्ट करने जैसा संवाद नहीं होता। ये जो जानबूझ करके पंडित नेहरू को नजरअंदाज करने की जो चेष्टा की हमारे प्रधानमंत्री ने, वो एक बड़ी मतलब अजीब बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज का दिन उनको खासतौर से कहना चाहिए कि इस देश की जो बुनियाद जिस आदमी ने डाली है वो पंडित नेहरू उनमें बहुत आगे हैं। और नेहरू कितना सम्मान करते थे पटेल जी का, नेहरू कितना सम्मान करते थे सुभाष चंद्र बोस का, नैतिफाकियों के साथ में। देखिए नैतिफाकियां हमारे घृणा पैदा करने नहीं सर, ये फाइलें क्यों नहीं खोली गई? सुभाष चंद्र बोस की जो आपने सुभाष चंद्र बोस की श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैसे मंत्री थे 1952 के अंदर, उसके अंदर उसमें मतलब हमारे उसके अंदर अंतरिम उस गवर्नमेंट में कैसे जिन्ना के साथ उनकी चीज से नायकता नहीं रखते थे, इसलिए वो आए। मुखर्जी ने जिन्ना के साथ मिलकर 1942 में बंगाल में सरकार बनाई थी, वो प्रधानमंत्री बने थे। देखिए आप इतिहास को फिर से पढ़िएगा और आप ये समझिएगा कि नैतिफाकियों से घृणा नहीं पैदा होती थी, घृणा पैदा की जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो खाली नेहरू जी का नाम नहीं हो गई हिंदुस्तान में जो है पंडित नेहरू का नाम नहीं है, एक पद और दे देते, राष्ट्रपिता के अलावा एक पद और दे देते, राष्ट्रपिता सेकंड कर देते। मैं कह रहा हूँ आपको इतना ही कहा तो आप फिर क्या बात करते हैं? मेरे लीडर है, नेहरू का नाम क्यों नहीं लिया? ऐसी क्यों करना है उनसे? मैं कह रहा हूँ जेपी से क्यों नहीं हुआ? जेपी का नाम क्यों नहीं लिया? लोग कहते हैं जेपी का नाम तो लिया, कहाँ लिया? कहाँ लिया? तो उनसे किसी नहीं ऐसा जिसके नाम नहीं आए मंत्री नहीं थे, पर देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम तो नहीं लिया, राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम तो नहीं लिया।
उसमें बहस नहीं हुई लोकसभा में। नहीं, गलत चीज है ये। नहीं, इस चीज नहीं, खाली आप इस बात को कहें कि खाली मोदी जी का नाम लिया, इस कारण से जो है वो हुआ, नहीं, मैं कह रहा हूं इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती कोई। आज इससे बड़ा अपमान जो है, जो लोग जो क्रांतिकारी जो शहीद हुए, इसलिए बड़ा अपमान नहीं कि उनका नाम नहीं लिया, खाली उनके नाम लिए जो लोग शासन कर लिए। एक मिनट सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये इसलिए कि आज जब हम 9 अगस्त का दिवस मना रहे थे तो भारत के पहले प्रधानमंत्री की चर्चा करना प्रधानमंत्री के लिए बिल्कुल शिष्टता थी, इसमें कोई ये ना होने से देखिए बात 1942 से 1947 तक की बात थी। मैं कह रहा हूं यदि प्रधानमंत्रियों की बात होती तो बात होती। आप पे जो आरोप लग रहा है कांग्रेस का, पिछले बार यदि आप देखें तो जो पिछला भाषण है यदि गणतंत्र दिवस का, उसमें नेहरू जी से लेकर के लगभग लोगों को याद किया था, नहीं किया था। आज जो है खाली ये बात है कि आज परेशानी खाली लोगों का है कि कांग्रेस में जो है नेहरू जी का नाम क्यों लिया। आज यदि खाली बात है तो नेहरू जी के बात नहीं लेने से घड़ा का माहौल पैदा हो गया, देश में भय का माहौल पैदा हो गया। बड़ी अजीब सी बात है ये। मैं मीडिया की तरफ से नहीं, बड़ी अजीब सी बात है कि यदि नेहरू जी का नाम नहीं लिया तो घड़ा से नाम नहीं। बात तो बोल देने दीजिए, एक बात तो कह देने दीजिए कि मैं कह रहा हूं कि एक आरोप है वर्तमान सरकार पर कि कांग्रेस को, नेहरू को समूल नष्ट करने की बात जो करते हैं वो नाम न लेने से वो स्थापित हो रहा है। ये कहना चाहता हूं मैं, नथिंग एल्स। क्यों नहीं लिया? भारत के पहले प्रधानमंत्री का अगर नाम ले लेते तो क्या दिक्कत है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घोषित रूप से 1947 में क्या चीज थी उनकी, साहब बताइए। इतिहास लिखता है आपका। मैं आपको कह रहा हूं, आपको उसी इतिहास की बात कर रहा हूं, मैं उसी में तो निकाल आया हूं। उन्होंने कहा कि 1942 से 1947 में, सुनिए मेरी बात सुनिए ना, कांग्रेस महासमिति के जो अध्यक्ष थे वो जो है मौलाना आजाद थे, नेहरू नहीं थे, है ना। तो बेसिकली हु इज द पार्टी प्रेसिडेंट? बेसिकली मौलाना आजाद। नाम होना चाहिए था मौलाना आजाद का, होना चाहिए था ना। और आप सुनिए ना, बता रहा हूं। उसके बाद जो है नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी और मौलाना आजाद, उस पर लिखा हुआ इतिहास में कि इसलिए राजी थे कि वो जो है उस पर इत्तेफाक जो है नहीं रखने के बाद भी उन्होंने कहा कि भाई जो है उन्होंने इसका समर्थन जो है खाली उनको ना नहीं कर, उन्होंने उसका समर्थन किया। लेकिन 4 लोगों का नाम लिखा इतिहास में कि जिसमें जो है पटेल थे, जिसमें जो है जेपी थे, जिसमें जो है अशोक मेहता थे, और जिसमें जो है मैं कह रहा हूं ना जिसके अंदर जो है राजेंद्र प्रसाद थे। मैं कह रहा हूं 4 जिनके मुख्य लोग थे उनके भी नाम जो है उनमें उन पर आपत्ति नहीं हुई। आज आपत्ति हुई तो मैं कह रहा हूं जिस आदमी का नाम जिसके अंदर नहीं था उसमें आप जो है बात करना चाह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आप चीज को दर्शाता है कि उस इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ चाहते हैं। कोई छेड़छाड़ लिखा हुआ है, छेड़छाड़ उसको भी ये चाहते हैं कि इतिहास में भी जो है आरोप आप पे लग रहा है। नहीं, कोई आरोप नहीं है ये आरोप है तो मैं कह रहा हूं इस पे मैंडेट करा लीजिए। चलो इस पे आपको लगता है इस चीज से क्या हो गया? नहीं, अरे वो तो जयराम रमेश ने कहा, जयराम रमेश ने कहा कि अस्तित्व का संकट है। छोड़िए आप, मोदी जी छोड़िए, वो जयराम रमेश ने कहा कि अस्तित्व का संकट है। जो आदमी मंत्री रहा, जो आदमी इनका सक्रिय हो रहा, उन्होंने खुद ने कहा कि इसका जो है अस्तित्व का संकट है। कहां गलत किया उसने? अब हमने थोड़ी कही है, जयराम रमेश ने कहा। अरे उन्होंने निकाला स्टेटमेंट, क्या कहा? आप बता दीजिए योगेंद्र जी क्या कहा उन्होंने? जयराम रमेश और दोनों की बात बताता हूं आपको कि पंकज जी, आप लोगों का तो ये चुनावी उसमें आप हमेशा बीजेपी कहती रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत से मतलब इनका है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को बिल्कुल नष्ट कर दीजिए। कांग्रेस की सरकार को हमने बनाया, कांग्रेस की परिभाषा बताई हमने उसको, हमारी सरकार के साथ। जयराम रमेश जी ने कहा कि समय जो बदल रहा है उसके अनुसार कांग्रेस को भी बदलना होगा। समय के साथ की बात कही कि जो बदलाव जिस तरह का हो रहा है देश में उसके अनुसार हमें भी बदलना होगा। अब वो बदलने का जो उनका अपना नजरिया है, उन्होंने यहां तक भी कहा कि अब तक में जो है कांग्रेस खड़ी हो गई थी, लेकिन कांग्रेस का जो है अस्तित्व का भी संगठन अस्तित्व का भी जो है संकट है, ये उन्होंने खुद ने कहा। ये हमने नहीं छापा, हमने पेपर में पढ़ा, हमने कहीं छापा नहीं पड़ी, लेकिन उन्होंने मुद्दे में आएंगे। जयराम रमेश नहीं गई वो बात उन्होंने कहा। देखिए, मैं जयराम रमेश जी का मैं वो तो इन्होंने कहा मतलब भी नहीं है हमारे केंद्र बिंदु। आपने बात किया जयराम रमेश, हम कहते थे वही चीज है, उनकी खुद आदमियों ने कहा। अगर रक्षाबंधन बीच में नहीं आता तो जयराम जी रमेश साहब को भी हम जरूर लेते हैं। जयराम रमेश का भी कोट करने वाला एक उनका अपना एक वो था, वो भी थे। मुरली मनोहर जोशी जी को भी हम ले सकते थे, दोनों को मिक्स करके भी ले सकते थे। वो भी पूरे देश के अंदर इस समय अंधकार का माहौल और जो अस्थिरता की चीजें बता रहे थे। और जयराम रमेश, दोनों को क्यों खतरा महसूस हो रहा है देश में, वो मैं जरूर जिक्र करता। लेकिन अभी जो वक्त है वो अगस्त क्रांति को लेकर के है, और अगस्त क्रांति 1942 की, लेकिन आजादी 47 में मिली। उसके अल्फाज पार्लियामेंट में साफ दिखाई दे रहे थे कि हमें किस तरह की आजादी और कैसे अधिकार हैं, जो दोनों ही तरफ से देखने को मिले। और
लांबा साहब, यह जो जिक्र है पंडित नेहरू को लेकर के है कि पंडित नेहरू और कांग्रेस का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन मोदी के अगर स्पीच को आप देखेंगे तो उसमें प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, उन लोगों का जिक्र नहीं किया। लेकिन पहले प्रधानमंत्री बने नहीं बने से कोई अर्थ वाली बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह थी, जो ओमजी सैनी साहब भी कह रहे हैं, कि पंडित नेहरू का 1947 की सरकार के गठन के दौरान तो जो योगदान है वो पहले प्रधानमंत्री देश के हैं, रहेंगे। कोई ये तो कह नहीं सकता कि 10वें प्रधानमंत्री से शुरू करिए, अब से 9 तक के सब डिलीट कर दीजिए, मेमोरी गायब हो गई, ये नहीं हो सकता। वो तो पहला प्रधानमंत्री जो है वो रहेगा। लेकिन अगस्त क्रांति जो 42 की बात जो कर रहे थे हम, 9 अगस्त से जो शुरू हुई चर्चा, उसी को लेकर के और उसी को केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री ने रखा। दूसरी बात, एक लगातार आप लोग एक बात कह रहे हैं, सोनिया जी ने भी इनडायरेक्टली कहा कि जिन लोगों का योगदान नहीं रहा, और दूसरा उन्होंने आरएसएस को लेकर के भी कुछ तंज कसे थे, जो आप भी कह रहे हैं कि सावरकर जी को लेकर के भी चर्चा की। दूसरी बात की, ये कहीं लिखा हुआ है कि अंग्रेजों को मुखबिर थे और अंग्रेजों को सूचना देते थे, या कांग्रेस अपनी तरफ से कह रही है? योगेंद्र जी, हाँ, 1-2 एग्जाम्पल अभी सैनी साहब ने भी दिया कि आप सैनी साहब सावरकर जी को नहीं दिया, नहीं, अभी आइए हम बताएंगे। बताइए मुझे। बिल्कुल, सावरकर जी ने भी उस टाइम में रिटर्न की तो नहीं कह सकता बिना, लेकिन सावरकर जी का भी उस टाइम टोटली देशद्रोही का मान, ये आपका ये स्टेटमेंट होना चाहिए कांग्रेस का, सेना में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सेना में भारतीयों की भर्ती कराने में पूरी तरीके से, और इस आंदोलन को लेकर के तो टोटली उन्होंने इस आंदोलन का विरोध करना और इसके बारे में तरह की बरातियां, ये कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आइडियोलॉजिकल जो बुक्स या ऑथर्स होते हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है कि अपने मनगढ़ंत कुछ भी लिख दें, लेकिन इतिहासकार जो होते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें कह सकते हैं कि एक समीक्षक के रूप में, आलोचक के रूप में, पंडित नेहरू को देखिए, पंडित नेहरू को अगर नरेंद्र मोदी इग्नोर करते हैं, वर्तमान की सरकार इग्नोर करते हैं, तो उनके इग्नोर वो दिल से कर सकते हैं, लेकिन इतिहास से कोई नहीं कर सकता। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, रहेंगे, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता है कि पहले प्रधानमंत्री रहे थे तो रहे थे, उसमें क्या बात है। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूं, मेरा सिर्फ सीधा सा सवाल है, मैं सोनिया गांधी जी तक नहीं पहुंच सकता, उनसे मैं जवाब भी नहीं मांग सकता, लेकिन आपकी पार्टी मीटिंग्स में जब भी कभी आजादी के जश्न की बात होती है तो उसमें ये कहा जाता है कि उन लोगों ने मुखबिरी की थी। आप भी कह रहे हैं कि अंग्रेजी सरकार में, अंग्रेजी सेना में, या पलटन कहा करते थे उस समय, उसमें भर्ती के लिए सावरकर जी का इनका योगदान रहा था। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कांग्रेस आइडियोलॉजी की बुक की मैं जिक्र नहीं कर रहा, उसको मीडिया की नजर में हम कोट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो इतिहास जो दर्शाता है वही कांग्रेस की आइडियोलॉजी की बुक या बीजेपी की आइडियोलॉजी की बुक कहती हो। बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। वो अपना आईना हो सकता है, लेकिन वो एक इतिहास का आईना नहीं हो सकता कि जो वास्तव में जिस व्यक्ति ने देखा वैसा छापा हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि कहां का किस पन्नों पे लिखा हुआ है कि सावरकर उस वक्त के जासूसी करते थे, अंग्रेजों के मुखबिर थे। लगातार आप लोगों की मीटिंग्स में कही जाती है ये बात। जैसे हम इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि लाखों ऐसे शहीद थे जिनका आज नाम नहीं है। हाँ। बहुत सी बातें हैं जो ऑन रिकॉर्ड भी नहीं है, लेकिन देश की आजादी से लेकर आज तक तमाम बातें ये रही है, और लिखित में भले ही न हो कि इन लोगों का किस प्रकार का रवैया रहा था। एक तरफ आज देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी के नाम से परहेज करते हैं, दूसरी तरफ इनके बात नहीं कर आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए। वीडी सावरकर चाहे विवादास्पद रहे हों, लेकिन ये सच है कि पार्लियामेंट की गैलरी में जब उनका वो लगाया गया मूर्ति, तो सारे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब उपस्थित थी। इसका मतलब यह है कि उनको विवादास्पद मानते हुए भी सम्मान तो दे रहा है ना। हर जगह डिस्प्यूट नहीं क्रिएट किया जाए, ये काम तो बीजेपी का है ना। देश की देखिए बात वही है। चलिए इस बात को मैं ये बात है, क्योंकि देखिए ये सब लोग जानना चाहते हैं कि ये बात कहां से उठती है कि सावरकर ऐसे जासूसी करते थे, संघ के लोग ये करते थे। देखिए संघ की अपनी एक आइडियोलॉजी थी, संघ आज भी उस आइडियोलॉजी से चल रहा है। बहुत सारे लोग उससे इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि उस वक्त की जो क्रांति है उसको हम किसी को लेकर के भी अपने अपने अंदाज में हम उसको स्थापित करने की कोशिश करें। बहुत मुश्किल काम है। बीजेपी के
जब बैठक में होती हैं तो कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के लिए कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किस किस्म के इंसान थे, अय्यास भी कहा जाता है, बहुत सारी चीजें कही, लेकिन ये क्या इतिहास में लिखा हुआ है कहीं पे? ये अपने अपने नजर से पेश करते हैं। आप कहते हैं कि सावरकर उस वक्त के मुखबिर थे। ये उन कमरों में आपके पार्टी कार्यालय तक तो ठीक होते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थल पे वास्तव में जिनको आप लोग प्रेरणा देना चाहते हैं तत्व के रूप में, मुझे लगता है वो गले कैसे उतर सकते हैं। आज अगर कोई बच्चा सुनता है, डिबेट में सुने हैं, चाहे पार्लियामेंट के अंदर से सुने कि वीर सावरकर कौन थे, तो कोई बताएगा कि ये थे, कि वो अंग्रेजों के लिए जासूसी क्यों करते थे, इसका कोई सॉलिड जवाब दे सकता है कि उठा करके कह सकता है कि साहब उस वक्त के इतिहासकार ये थे, इन्होंने ये लिखा था, देखिए इस पेज के ऊपर ये लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि उन बच्चों के सवालों के जवाब भी हमारे प्रवक्ताओं के पास में और हमारे वक्ताओं के पास में नहीं है, तो ऐसे शब्दों का जिक्र क्यों किया जाए? ये विवाद कहीं तो खत्म करना होगा। और मुझे लगता है कि उस महाआंदोलन को हम बहुत छोटे से दायरे में सिमटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी सोच से मुझे लगता है कि जिनके लिए प्रेरणा की बात करें उनके तो गले एटलीस्ट उतर ही नहीं सकता कि आप अपने अपने अंदाज से, अपने अपने नजर के हिसाब से आपकी आइडियोलॉजी थोपने की कोशिश करो। इतिहास नहीं, आइडियोलॉजी थोपने की कोशिश की जा रही है, जो आज के पार्लियामेंट में बिल्कुल साबित भी किया गया है कि आपने उसका जिक्र नहीं किया, इस वजह से हम आप पे तंज कसने की हिम्मत कर रहे हैं। आपने उनको कहीं वोट बैंक नहीं बढ़ जाए या फिर पंडित नेहरू से परहेज करके, ये पंकज जी आप लोगों के लिए भी बड़ी एक, कांग्रेस के लिए तो टीस की बात रहेगी, लेकिन जो इतिहास की चीजें हैं, मुझे लगता है मोदी साहब ये तो कहते हैं कि देश के विकास में हर सरकार का योगदान है, लेकिन पहले प्रधानमंत्री का योगदान का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? देखिए योगेंद्र जी, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि 1942 से 1947 की आज आजादी की अगस्त क्रांति का बेसिकली आज दिन था। उसका महानायक यदि थे तो महात्मा गांधी थे, और महात्मा गांधी जी की हर एक चीज को उन्होंने आज कोट किया। मैं कह रहा हूं आज महात्मा गांधी जी किस उसके थे, मतलब आज इनको याद नहीं आता कि उन्होंने जो है उस कांग्रेस के जो है सबसे बड़े लीडर थे जिन्हों के कारण नहीं चले। आज यदि मेरे पिताजी का नाम ले लिया गया और मेरा नाम नहीं लिया गया है ना, तो मुझे बड़ा परेशानी होगी मेरे बच्चों को। क्या होना चाहिए क्या आज इस चीज का? मैं कह रहा हूं आज क्यों इस चीज के जाए, इस चीज को लिए आज एक मिनट सुनिए। और आज जिस बात की बात कर रहे हैं, आज सोनिया गांधी जी ने कहा कि नेहरू जी जो है जेल में रहे, नेहरू जी जो है जेल में रहे। मैं कह रहा हूं कि नेहरू जी और अभी उन्होंने कहा सावरकर जी का और इनके जो है जेल की जो है गणना कर लीजिए और किस जगह जाकर के वो रहे और कहां नेहरू जी को रखा गया। एक बार थोड़ा सा पता चल जाए तो आपको समझ आ जाएंगे। देश की आजादी के लिए नहीं रहे सावरकर जी, देश की आजादी के लिए रहे। ओहो कहां रहे भाई जी? आफ्टर स्वतंत्रता बाद रहे, काला पानी हुआ था ना साहब। अरे साहब कैसी स्थिति अभी तो मुझे लगता है सर बड़ा अजीब सी पोजीशन की सजा सुनाई गई। मुझे लगता है सर ये बहस है जिसमें ये पता हो कि वसीले किसके कारण जेल रहे, जहां उनको काला पानी की सजा शायद वो चुनाव आज वो एक पर्यटक स्थल के रूप में भी पनप रहा है। छंगानी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वैसे मैं लास्ट में सवाल करूंगा ओम सैनी साहब से, मुद्दे बिल्कुल बदल रहे हैं और मुझे लगता है कि ये समय परिवर्तन का दौर है। शायद यही एक बड़ी वजह हो सकती है कि पिछले दिनों हमने देखा कि मंदिर और गाय कांग्रेस के मुद्दे रहे और अब गांधी जी बीजेपी का मुद्दा बन रहे हैं। तो ये समय का बदलाव कहा जा सकता है इसको, ये स्थिर नहीं रहता समय। मुझे विचारधारा की बात आपने अभी कही थोड़ी देर पहले। देश की आजादी के टाइम में भी एक विचारधारा थी कि अंग्रेज का शासन ऐसा शासन है कि जिसके अंदर सूर्य अस्त नहीं होता, उसका मुकाबला किया ही नहीं जा सकता और इसलिए उसकी विरोध करना बिल्कुल ही बचकाना है। और इस आइडियोलॉजी को मानने वाले वही तत्व थे जो बाद में जाकर के आरएसएस के साथ जुड़े। नाम बताइए ना कौन थे, आप नाम बताइए खुल करके। नहीं कौन थे, एक दो नाम बताइए, फिर नाम हम बताएं आपको कि बेसिकली इस आंदोलन का यदि जो सबसे ज्यादा विरोध किया तो कम्युनिस्ट थी। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं आपको, थी कि नहीं थी जिसका इतिहास में नाम है। और आप कह रहे हैं कि ऐसे लोग थे जो मिल गए। नहीं आप एक नाम बताइए, आप एक तो नाम बताइए। हमने नहीं कहा, नहीं हमने नहीं कहा आपको, लेकिन अभी आपने कहा, हमने पार्टी के लिए नहीं कहा। पार्टी हो सकती है, उसके व्यक्ति हो सकते हैं कि उसके साथ हो। मैंने आपको क्या, पार्टी में हो सकते हैं कुछ लोग उनके साथ हो, वो उसका विरोध करते हो, लेकिन उनकी विचारधारा के बारे में कही कि किसी की भी विचारधारा ऐसी नहीं थी जो उनसे ने कहा कि चाहता हूं कि जो हमें स्वतंत्रता नहीं मिले, वो कोई पार्टी नहीं चाहती थी, उसने नहीं कहा। लेकिन आप आज इस चीज की बातें कर रहे हैं, मुझे बड़ा लगता है, मुझे कहीं लगता है कि आज भी आपके जो दिलो दिमाग में है वो कहीं ना कहीं जो है ठीक है। एक तो नाम बताइए ना, नाम मैं आपको नाम बता रहा हूं। हजारों के अंदर में लोग थे जिन्होंने ये सर 5 आदमी से जनसंघ बना हमारा, कैसी बातें कर रहे हैं? हजारों आदमी थे, हमने तो 5 आदमी से जनसंघ बना। विचारधारा की बातें कर रहे हैं आप, आदमियों की बात कर रहे हैं, विचारधारा की बात कर रहा हूं। ऐसी विचारधारा थी उस वक्त में कि अंग्रेजों का वो आप पता चलेगा कि उन लोगों के साथ में विचारधारा बहुत ही बढ़िया था आपका कम्युनिस्ट पार्टी का सब। इसीलिए मुझे लगता है कि जो है वहां से फैसलों से जो है आप साफ हो रहे हैं।
खैर चलो, अब सवाल ये है कि ये पीढ़ी बड़ी पसोपेश में रहेगी कि इतिहास कौन सा माना जाए। इतिहास जो कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं वो माना जाए, या इतिहास जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं वो माना जाए, या कम्युनिस्ट कह रहे हैं वो माना जाए, या इतिहास वास्तव में वर्षों से जो पढ़ाते आ रहे हैं उसी को मान लिया जाए। लेकिन हम तो बस इतना ही कह पाएंगे कि उन शहीदों की शहादत को हम नमन करते हैं। और जो कुछ आज क्रेडिट की अगर लड़ाई चल रही है तो मुझे लगता है कि कम से कम उस बलिदान और शहादत को तो कोट करके नहीं होनी चाहिए, अपने अपने अंदाज से ही लड़ना चाहिए। वो बहुत तकलीफ शायद उन लोगों के हो रही होगी जिन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि जश्न आजादी इस अंदाज में मनाई जाएगी। मुझे लग रहा है तकलीफदेह बात वो जरूर है, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है कि किस पार्टी के लिए कौन लड़ा था, लेकिन बस एक ही मकसद था कि देश की आजादी के लिए उन लोगों ने शहादत दी थी। बस एक ही बात जानते हैं, शहादत शब्द और शहीद और बलिदान जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा है, उसकी व्याख्या करना हर लोग अपने अपने अंदाज में करते हैं, लेकिन व्याख्या एक ही है कि उनका एक ही मकसद था, देश की आजादी। और आजादी इस अंदाज में जो आज मिल रही है वो बहुत मुश्किल है, वो सोच ही नहीं रही होगी। खैर चलिए, एक बार फिर उनको नमन और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।